हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से जो है आप सभी का स्वागत है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी सही होंगे, सकुशल होंगे। आज जो है हम एक बार फिर से जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू या सीसीयू या आईटीयू। आप बच्चों मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं या अदर किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो जब भी वो अपने सोशल लाइफ के दौरान या अपनी ज़िंदगी के दौरान जब किसी के बारे में सुनते हैं कि वो तो बहुत सीरियस है और आईसीयू में भर्ती है, तो उन व्यक्तियों की या उन लोगों की जो है धड़कनें बढ़ जाती है। और धड़कनें बढ़ना जो है वाजिब भी है, क्योंकि ये ऐसे वार्ड होते हैं बच्चों जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंटों को जो है यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है या क्रिटिकल पेशेंटों का जो है इलाज किया जाता है। वैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो है कई सारे वार्ड होते हैं। मेडिसिन के कई सारे वार्ड हो गए, सर्जरी के कई सारे वार्ड हो गए, मेल मेडिसिन, मेल सर्जरी, फीमेल सर्जरी, ऑर्थो, ओपीडी, नेफ्रोलॉजी वार्ड, डायलिसिस वार्ड, कई सारे वार्ड होते हैं। लेकिन जब आईसीयू का नाम सुनते हैं या सीसीयू का नाम सुनते हैं, तब जो है एक बार दिल जो है वो ठहर सा जाता है। क्योंकि आईसीयू में पहली चीज़ तो जब कोई व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होता है तो बहुत ज़्यादा पैसा उस फैमिली अटेंडरों का जो है लग रहा होता है। आईसीयू में इलाज करवाना या आईसीयू में भर्ती रह कर के इलाज करवाना बहुत पैसा खर्च वहाँ पर होने वाली जो है एक प्रोसेस है। हालांकि भला हो गवर्नमेंट का, जिसने आजकल कई सारी योजनाएं चला दी है। आयुष्मान भारत योजना, चिरंजीवी योजना और भी कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलवा दी है, जिससे गरीब आदमी जो है वो भी प्राइवेट अस्पतालों में, अच्छे वार्डों में, आईसीयू जैसे वार्डों में अपना इलाज जो है इजीली करवा लेता है। लेकिन फिर भी जो है जब ये वार्डों का जिक्र होता है बच्चों, तो ये वार्ड जो है बहुत ही सेंसिटिव वार्ड होते हैं। और आप ये मान कर के चलें कि आईसीयू में जाने के बाद में व्यक्ति जो है वो दोनों तरफ से किधर भी जा सकता है। एक तरफ जो है मौत है, दूसरी तरफ ज़िंदगी है। कई व्यक्ति आईसीयू में जाने के बाद में वापस नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई व्यक्ति जो है आईसीयू में जाकर के सही होकर के वापस अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। दोनों ही बातें हैं। लेकिन आईसीयू, सीसीयू जैसे क्रिटिकल केयर यूनिट, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्रिटिकल मतलब जटिल, केयर मतलब ऐसे पेशेंट जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के शिकार हैं और जिनको एक बीमारी नहीं कई सारी बीमारियां हो गई हैं और अभी उनकी ज़िंदगी ऐसे दौर से गुजर रही है कि इधर की तरफ अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो उधर की तरफ मौत है, लेकिन अगर थोड़ा सा सही ट्रीटमेंट लग गया, सही अच्छे से इलाज हो गया उसका, तो फिर ज़िंदगी में भी जो है वापस लौट करके आ सकता है। तो बच्चों आज जो है अपन डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आईसीयू, सीसीयू, आईटीयू होता क्या। तीनों एक ही है, आप कन्फ्यूजन नहीं होएं। क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं, तीनों एक ही है। कुल मिलाकर के अस्पतालों जैसा अस्पताल होगा वैसी उसके अंदर सुविधाएं होगी और वैसे ही जो है इन वार्डों की डिफरेंट ब्रांचेज बनती जाएगी। जैसे मान करके चलें आप किसी जनरल से अस्पताल में जाएंगे तो हो सकता है उसमें आईसीयू मिले ही नहीं आपको, लेकिन जब आप किसी थोड़े से अच्छे अस्पताल में जाएंगे तो उसमें आपको एक बेहतरीन 10, 20, 30 बेड का आईसीयू मिल सकता है। और किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आप जाएंगे या किसी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर आईसीयू के अंदर भी कई सारे जो है आईसीयू, जैसे एमआईसीयू, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, एसआईसीयू, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, बर्न आईसीयू, एनआईसीयू, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, सीसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है ना, सीसीयू
कार्डियक केयर यूनिट, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा अस्पताल, जितनी ज़्यादा स्पेशलिटी, वैसा ही जो है ये अलग अलग जो है क्रिटिकल केयर की या आईसीयू की ब्रांचेज बढ़ती जाती है। तो आइए बच्चों, आखिरकार आईसीयू या सीसीयू, आईटीयू होता क्या है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और उसमें जो है केयर करने के दौरान जो है आपकी अलर्टनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप उसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब आप उसमें ड्यूटी कर रहे हैं, जब आप उसमें किसी पेशेंट को केयर दे रहे हैं, तो उस दौरान जो है आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो आईसीयू और सीसीयू जो है वो वार्ड, ऐसे वार्ड होते हैं अस्पताल के जिसमें चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे और कोई हेल्थ केयर वर्कर हो, उसे अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी ईमानदारी से और पूरी अलर्टनेस के साथ में करनी पड़ती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी पल भर की गलती की वजह से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। हालांकि जो है सरकारें जो है इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है और कई जगहों पे, कई अस्पतालों में डॉक्टरों की और नर्सेज की कई सारी कमियां देखने को मिलती है और उस कमी का जो है सीधा सीधा रिजल्ट ऐसे वार्डों में देखने को मिलता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आईसीयू में कोई पेशेंट भर्ती होता है तो अकॉर्डिंग टू जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है, उनके अनुसार आईसीयू में एक पेशेंट पर एक नर्स होनी चाहिए। लेकिन अगर हम हमारे अस्पतालों के हालात देखेंगे, सरकारी तो छोड़िए साहब, आप प्राइवेटों के भी अगर हम हालात देखेंगे तो गिने चुने ही अस्पताल आपको ऐसे मिलेंगे देश में जिसमें एक पेशेंट पर एक नर्स अवेलेबल होगी, या वहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा भी जो है पेशेंट रेशियो के अनुसार नहीं होगी। जब आप एक ही नर्स को 3-3 पेशेंट दे देते हैं, 5-5 पेशेंट दे देते हैं आईसीयू में, तो आप सोचो वो किस प्रकार से केयर कर पाएगा, वो कितने वेंटिलेटर संभाल पाएगा, वो कितने बाईपैप सीपैप संभाल पाएगा। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्म्स तो ये कहते हैं कि जब पेशेंट आईसीयू में भर्ती हो तो उस पर हमेशा 24 घंटे निगरानी के लिए उस पर एक पेशेंट पर एक नर्स होनी चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट आईसीयू में भर्ती है तो आईसीयू में जो मॉनिटर है, जो वाइटल्स को कॉन्स्टेंटली मीज़र कर रहे हैं, निरंतर माप रहे हैं, निरंतर आपके वाइटल की रिपोर्ट दे रहे हैं, अगर उसमें 1 मिनट में भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होता है और सायरन बजता है मॉनिटर के अंदर, तो आपको तुरंत उस पेशेंट पर पहुंच करके उस पर इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर आप दूसरे किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो ये जो 1 से 5 मिनट आप उस पेशेंट पे आने में वेस्ट कर रहे हैं ना, उस दौरान उस पेशेंट के साथ में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और ख़ास करके जब ये सीपीआर जैसे प्रोसीजर होते हैं तो इसमें 5 या 10 मिनट की ही जो है टाइम पीरियड होता है हमारे पास में। अगर हम अलर्ट नहीं हुए और सही टाइम पर अगर उसको सीपीआर वगैरह नहीं दिया तो जो वो आपकी लाइन ईसीजी की यूँ चल रही है वो सीधी होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, उसे बहुत अलर्ट रह कर के काम करने की ज़रूरत है। और ये इसीलिए जो है लोग बाग जो है उनकी धड़कनें जो है थम जाती है जब वो आईसीयू का और सीसीयू का इनका नाम सुनते हैं, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति अपने आप नहीं जी रहा है, मशीनों की सहायता से जी रहा है। और जब मशीनों की सहायता से जी रहा है तो मशीनें चाहे कितनी ही सक्षम हो, उनके साथ में इंसान को भी अलर्ट रहना है, वरना अगर इंसान अलर्ट नहीं रहा तो मशीनें जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगी। हालांकि मशीनें कर रही हैं, मशीनों से युग चल रहा है, लेकिन फिर भी आप ये मान करके चले कि इंसानों की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। भले ही एआई आ गई है, रोबोट आ गए हैं, लेकिन फिर भी इंसानों की ज़रूरत इंसानों की केयर के लिए पड़ेगी। आइए आखिरकार जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्रिटिकल केयर यूनिट होता क्या है। तो क्रिटिकल केयर यूनिट को आप सीसीयू कहते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट, चाहे इसे आप आईसीयू के नाम से भी जानते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, चाहे आप इसे आईटीयू के नाम से भी जानते हैं, इंटेंसिव थेरेपी यूनिट, ये 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है जिस भी अस्पताल में होता है। ये ऐसी जगह है, ये ऐसी यूनिट है, ये ऐसा वार्ड है जहाँ पर हाई इंटेंसिटी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टरों के साथ द्वारा, अच्छे एक्सपर्ट नर्सों के द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, किसी बड़ी बीमारी का शिकार है, उस व्यक्ति को यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टरों और नर्सेज के द्वारा 24 घंटे 7 दिन केयर प्रदान की जाती है। उसे हम आईसीयू कहते हैं।
यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आधुनिक मशीनें जो है उनके माध्यम से पेशेंट का निरंतर हर पल हर सेकंड उसके वाइटल साइंस मीजर किए जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर, उसका बीपी, उसका पल्स, उसका रेस्पिरेशन मीजर किया जा रहा है। और जब ये कभी भी 1 मिनट के में बिगड़ेगा तो वहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे नर्सेज आपके पास में अवेलेबल होते हैं, वो 24 घंटे आपको देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑर्गनों को सपोर्ट करने के लिए जो मशीनें होती हैं महंगी महंगी, एग्जाम्पल के लिए वेंटिलेटर हुआ, डायलिसिस मशीन हुई, डिफिब्रिलेटर हुआ, बी पैप हुआ, सी पैप हुआ, ये सारी जो है मशीनें आपको आईसीयू में अवेलेबल रहती है और इनकी सहायता से आप पेशेंट का जो है वहाँ पर इलाज कर रहे होते हैं। फिर से जो है वही जो है इंट्रोडक्शन, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू कह दो, सीसीयू कह दो, इसमें पेशेंट को कंटिन्यूसली मेजर किया जाता है और एडवांस मेडिकल केयर उसको यहाँ पर प्रदान की जाती है। जब भी व्यक्ति आईसीयू के अंदर भर्ती होता है तो हमारी एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाए, एडवांस लाइफ सपोर्ट उसको दिया जाए और स्पेशल नर्सेज, स्पेशल डॉक्टरों की सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ जो आईसीयू है इसमें लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस वाले पेशेंट और इंजरी वाले पेशेंट होते हैं तो उनका कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होता है। आपकी हल्की सी लापरवाही जो है पेशेंट की जान ले सकती है, क्योंकि पेशेंट जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स आपके क्रिटिकल केयर यूनिट के क्या होते हैं? तो पहला उद्देश्य हमारा यही है कि लाइफ जो उसकी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तब जा कर के वो आईसीयू में आया तो उसकी ज़िंदगी को, पेशेंट की ज़िंदगी को जो है बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए, उसे लाइफ को जो है बचाने का प्रयास किया जाए, उसे ज़िंदा रखने का प्रयास किया जाए, उसके वाइटल नॉर्मल करने का प्रयास किया जाए, उसके एबीसी एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन रखा जाए और उस व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाया जाए। उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो डिस्टरबेंस आ रहा है उनको वापस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को वापस सही नॉर्मल करने का प्रयास किया जाए और अस्पतालों में आईसीयू में पहुंचने के बाद में जो ये मृत्यु दर बढ़नी, ये बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, इस मृत्यु दर को कम किया जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है क्रिटिकल केयर यूनिट का। और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, उसके फैमिली मेम्बर को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि जब आईसीयू में पेशेंट भर्ती होता है तो उसके फैमिली मेम्बरों से ज़्यादा मिलने नहीं दिया जाता है और हो सकता है पेशेंट वगैरह भी अनकॉन्शियस हो, वेंटिलेटर पे हो, तो मिलने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप ये मान करके चले कि पेशेंट के फैमिली अटेंडर बेचारे बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं तो उनका भी मनोबल नहीं टूटे और पेशेंट के साथ में भी जो है सही बर्ताव हो अंदर, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए और ऐसा आपको ड्यूटी पे करना चाहिए। कई प्रकार होते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट के, मैंने पहले भी बताया आपको, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट एमआईसीयू, जिसके अंदर आपके पेशेंट होते हैं जैसे सेप्सिस, ब्लड इन्फेक्शन वाले, रीनल फेलियर वाले, एआरडीएस वाले, ऐसे जो पेशेंट भर्ती होते हैं तो उसको मेडिकल से संबंधित कोई डिजीज कंडीशन है इसलिए उसको अपन एमआईसीयू में भर्ती करते हैं। जब किसी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन होकर के आया है और फिर उसे आईसीयू में रखने की ज़रूरत है, मान लो ब्रेन की सर्जरी होकर के आई है, न्यूरो सर्जरी होकर के आई है और कोई सर्जरी होकर के आई है, तो उसके बाद में अपन पेशेंट को एसआईसीयू में रखते हैं, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑपरेशन के बाद में। एक सीसीयू होता है जिसे हम कार्डियक केयर यूनिट बोलते हैं, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया था, अरेदमिया हो गया था, डिसरेदमिया हो गया था, उसके बाद में जिसमें रखा जाता है वो कहलाता है कार्डियक केयर यूनिट। एक एनआईसीयू होता है बच्चों, जिसमें नियोनेटल छोटे छोटे नवजात शिशुओं को दुनिया में जब वो तुरंत आए हैं, आने के बाद में मान लीजिए उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, कोई समस्या है, या आने के बाद में जो है थोड़े टाइम के लिए उनको एनआईसीयू में रखा जाता है ताकि वो दुनिया के एनवायरनमेंट में ढल जाएं, उनको टीके वीके अंदर ही लगा दिए जाएं और थोड़ा सा उनका तापमान, छोटे बच्चों में तापमान का बहुत इश्यू होता है, हाइपोथर्मिया से छोटे बेबियों की जान चली जाती है, इसलिए उनके तापमान को मेंटेन करने के लिए उनको एनआईसीयू में ले लिया जाता है। एक पीआईसीयू होता है जिसके अंदर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब ऐसे बच्चे जो क्रिटिकली रूप से इल होते हैं उनको पीआईसीयू में रखा जाता है। एक न्यूरो आईसीयू होता है जिसके अंदर न्यूरोलॉजी से संबंधित डिसऑर्डर्स, जैसे किसी को स्ट्रोक आया हो, जैसे किसी के सिर में चोट हो, जैसे किसी को कोई सिर की सर्जरी, माथे की सर्जरी, हेड की सर्जरी अगर हुई होगी तो ऐसे को जो है न्यूरो आईसीयू में रखा जाता है। एक ट्रॉमा आईसीयू होता है जिसमें
एक्सीडेंट होने के बाद में पेशेंट को कई जगहों पे चोट लगी है तो पॉलीट्रोमा एक्सीडेंट के केसेस को ट्रॉमा आईसीयू में रखा जाता है। एक होता है बच्चों बर्न आईसीयू, जिसमें पेशेंट जल जाता है तो जलने के बाद में उसकी हालत बड़ी नाजुक हो जाती है, ऐसे पेशेंट को बर्न आईसीयू के अंदर रखा जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द सीसीयू, आईसीयू, आईटीयू। ये विभिन्न प्रकार के क्रिटिकल केयर यूनिट आपको अस्पताल में देखने को मिल सकती है और ये होती है। नेक्स्ट जो आता है वो फिजिकल लेआउट ऑफ द सीसीयू की फिजिकल लेआउट मतलब सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट कहाँ पर होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसको लेकर के कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। पहली चीज़ तो आपका जो इंटेंसिव केयर यूनिट है या क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के और ऑपरेशन थिएटर के पास में होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के जस्ट बाद में भी आपको पेशेंट को क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ कोई इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आया हो जो बहुत सीरियस हो, कई सारी चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, बर्न हुआ हो, हार्ट अटैक किसी को अगर आया हो, तो ऐसे पेशेंट को भी इमीडिएट इंटेंसिव केयर यूनिट में लेने की या क्रिटिकल केयर यूनिट में लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से ईजीली असेसिबल हो। ईजीली असेसिबल मतलब वहाँ पर जहाँ पर अपन ईजीली पहुँच पाएँ। और इसका डिज़ाइन फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए आपका क्रिटिकल केयर यूनिट कि बीच में जो है इसके जो है नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, ताकि हमेशा नर्स हर एक पेशेंट पर नज़र बना करके रखें। अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आईसीयू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इन्फेक्शन वहाँ पर होता है। छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को और महिलाओं को तो वहाँ जाने के भी लिए जो मना किया जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, अगर आईसीयू में गए तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर वेंटिलेशन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छी हवा वहाँ पर आती रहे। आइसोलेशन वाले रूम होने चाहिए जिसमें अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके से रखा जा सके। कम्युनिकेबल डिजीज, हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। और ऑक्सीजन और सक्शन आउटलेट ईच बेड पर होता भी है। प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन देने की और सक्शन करने की सुविधाएं होती है। पर्टिकुलर दो बेडों के बीच में पर्याप्त मात्रा में स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने घिचिंग पिचिंग करके लगा दिए 30 बेड आईसीयू के, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि हॉस्पिटलों में जो आईसीयू वगैरह इनकी कैपेसिटी होती है वो 6 से और 20 बेड ही होती है। इससे ज़्यादा के अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें मेंटेन नहीं रह पाती है। इसलिए इतने ही बेड होने चाहिए ताकि ईजीली एसेसिबल हो। बहुत सारे इक्विपमेंट आईसीयू में आपको देखने को मिलते हैं जो क्रिटिकल केयर के दौरान जो है उन इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कार्डियक मॉनिटर, जो आपकी हार्ट रेट को, आपकी हार्ट वेव्स को, आपकी पल्स रेट को हमेशा मीज़र करता रहता है, आपका बीपी बताता रहता है। ये हमेशा चलता रहता है क्योंकि ये जो है आपकी वाइटल्स की रिपोर्ट निरंतर बता रहा है। और जब भी आप में कुछ गड़बड़ होएगा, जब भी वाइटल्स अनस्टेबल होंगे, तब ये जो है सायरन की तरह बजेगा और ये जो है डॉक्टर नर्सेज को जो है एक प्रकार से जो है अलर्ट करेगा। पल्स ऑक्सीमीटर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर है ही। सीबीपी सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर मापने के लिए नीचे वाली इमेज में आपको दिखाई दे ही रहा है। आर्टेरियल लाइन मॉनिटर नीचे वाली में, और कैप्नोग्राफ होता ही है आईसीयू में, तो ये होते हैं। रेस्पिरेटरी से संबंधित इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो वेंटिलेटर, आईसीयू का जब भी जिक्र होता है तो उसमें वेंटिलेटर का होना आवश्यक है। और वेंटिलेटर की आवश्यकता जब पड़ती है जब व्यक्ति के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। श्वास के बिना कोई भी व्यक्ति जो है नहीं जी सकता। ऑक्सीजन मिल रही है तो व्यक्ति जी पा रहा है, और जब ऑक्सीजन किसी चोट के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, कोई और कंडीशन के कारण जब व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो उसको अपन तुरंत इमीडिएट प्रभाव से वेंटिलेटर पर लेते हैं। और वेंटिलेटर अस्पताल की बहुत महंगी मशीन होती है। और वेंटिलेटर से पेशेंट जो है वो लंग्स जो उसके काम नहीं कर रहे हैं वो काम अब वेंटिलेटर की मशीन करती है। एम्बू बैग, एम्बू बैग जो है वो एक प्रकार आप ये मान करके चलें कि एक जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बिना किसी लाइट वाइट के, बिना किसी मशीन वगैरह के जो है पेशेंट को ऑक्सीजन देने का प्रयास करते हैं। एम्बू बैग आपके क्रेश कार्ट वगैरह में भी उपलब्ध होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। वैसे ऑक्सीजन की लाइन आईसीयू के अंदर आ रही है, लेकिन फिर भी पेशेंट को मूवमेंट के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन एपरेटस होता है, नेबुलाइजर होता है,
अस्थमा वाले पेशेंट को नेबुलाइज वगैरह करने के लिए। वो जो ऊपर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें आपका डिफिब्रिलेटर है, पेशेंट जो है उसको करंट देने के लिए, शॉक लगाने के लिए। इमरजेंसी इक्विपमेंट जो है आपका डिफिब्रिलेटर, क्रैश कार्ट जिसके अंदर सब दवाइयाँ, सब इमरजेंसी दवाइयाँ रहती है और पेशेंट को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो क्रैश कार्ट वहाँ पर। इन्फ्यूज़न पंप जिसमें एक साथ में कई सारी दवाइयाँ पेशेंट को चलाई जाती है तो इन्फ्यूज़न पंप वहाँ पर होता है। सिरिंज पंप होता है जिसमें पर्टिकुलर कैलकुलेट करके और दवाइयों का जो है मिश्रण वो वहाँ पर सिरिंज पंप के माध्यम से दिया जाता है। ईसीजी मशीन होती है जिससे व्यक्ति के कार्डियक मॉनिटर किया जाता है और ईसीजी ली जाती है। अदर इक्विपमेंट में डायलिसिस की मशीन होती है जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। डायलिसिस की मशीन जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी का काम ब्लड फिल्ट्रेशन का होता है। ब्लड को फिल्टर करने के लिए मशीन का सहारा लिया जाता है, उस मशीन को डायलिसिस मशीन कहते हैं। ग्लूकोमीटर होना चाहिए जो आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को चेक करता हो। एबीजी एनालाइजर, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालाइजर होता है। जो मशीन आपको नीचे दिखाई दे रही है वो एबीजी मशीन है। और टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए डिवाइस होती है। स्टाफिंग पैटर्न इन सीसीयू, जब क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर जो है स्टाफ जो है कौन कौन सा काम करता है, तो उसमें मेडिकल की टीम होती है जिसमें आपके डॉक्टर होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, एनेस्थेसिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं अगर कार्डियक इशू है। और भी जैसा इशू है वैसे डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं और ये रहने चाहिए। साथ ही साथ नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर होना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ का मैंने कहा एक पेशेंट पर एक नर्स होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ही समस्या है तो एक नर्स जो है 2 पेशेंट पर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहता है मामला तो आप जो है फिर वो आईसीयू नहीं रहता है। और क्रिटिकल केयर जैसी यूनिट्स के अंदर जो है ट्रेंड नर्सेज होनी चाहिए। ऐसी ही जो है जिनको काम जो है नहीं आता हो, अगर ऐसी नर्सों को अपन आईसीयू वगैरह में काम करवाते हैं तो वो पेशेंट के लिए जो है जोखिम भरा हो सकता है। और भी टीम के अंदर जो है स्टाफ जो है टीम मेंबर होते हैं जो क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर काम करते हैं। उसमें आपका रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होता है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए थेरेपी देता है। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो पेशेंट लंबे समय तक आईसीयू के अंदर जो है लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब अगर एक व्यक्ति चलता है फिरता है तो उसकी शारीरिक एक्टिविटी रहती है तो वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन अगर व्यक्ति 10 दिन भी बेड पे पड़ा रह जाए तो उसे फिर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। डाइटिशियन होना चाहिए जो उसको गाइड करें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो, अनकॉन्शियस है तो उसे फिर अपन दे ही रहे हैं अपने हिसाब से। फार्मासिस्ट होते हैं दवाई देने के लिए। सोशल वर्कर भी होते हैं जो उनको और कई सारे काम होते हैं जो करवाते हैं। एडमिशन का कुछ क्राइटेरिया होता है सीसीयू में। पेशेंट एडमिशन के लिए जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो पेशेंट चाहिए, पेशेंट होगा तो भर्ती करेंगे ना आप। दूसरा मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आईसीयू के अंदर लाइट कट रही है, वेंटिलेटर बंद पड़ गया, इतनी देर में पेशेंट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैकेनिकल वेंटिलेटर होना चाहिए। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग की मशीन होनी चाहिए। इनोट्रोपिक सपोर्ट होना चाहिए। सीवियर ट्रॉमा, अगर पेशेंट वगैरह ऐसे केस वहाँ पर आते हैं तो उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए। अनस्टेबल अरेथमियाज, ऐसे बीमार वहाँ पर आते हैं। शोक के पेशेंट आते हैं वहाँ पर, ऑपरेशन के बाद वाले पेशेंट आते हैं और जिनके ब्लड के अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया, सीवियर सेप्सिस हो गया, वो भी पेशेंट आते हैं। ये 2 मशीनें मैंने आपको यहाँ दिखाई है, इसे हम सीपैप कहते हैं, इसे हम बीपैप कहते हैं। वेंटिलेटर्स अगर नहीं है तो इनसे जो है काम चलाया जाता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है मेंटेन तो फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेना ही पड़ता है। एज ए नर्स कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपकी क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर। उसमें फर्स्ट आता है असेसमेंट। आप बस पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे, उसका जीसीएस देखेंगे, ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासको कोमा स्केल का जो स्कोर है वो बताएगा कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कैसी चल रही है। क्या आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, क्या आप अनकॉन्शियस हैं, क्या आप ओरिएंटेड हैं टाइम, एनवायरनमेंट, प्लेस के बारे में कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। तो वो आपका ग्लासको कोमा स्केल से जो है मेजर किया जाएगा। फ्लूइड बैलेंस मॉनिटर किया जाएगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड कैसा चल रहा है, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है। पेन असेसमेंट, अगर कहीं पे दर्द है तो वो आपको असेसमेंट करना है। ये सारी चीज़ें आपको एज ए नर्स असेसमेंट करनी है। दूसरा एयरवे का मैनेजमेंट करना है। वेंटिलेटर वाले पेशेंट आईसीयू में आपको मिलेंगे तो आईसीयू वाले पेशेंटों का सबसे जो है एयरवे मेंटेन करना, एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना, ये हमारा काम है।
ज़रूरत पड़ी तो उसे इंट्यूबेट करना, और इंट्यूबेट करने के बाद में भी उसे असिस्ट करना, इंट्यूबेशन के दौरान असिस्ट करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स बन जाती है। सक्शनिंग का जो है ये भी काम होता है। पेशेंट जो है कई दिनों से मशीन से सांस ले रहा है, तो उसका कफ वगैरह जो है, पेशेंट बेहोश वगैरह भी हो सकता है, तो उस कफ वगैरह को निकालने के लिए सक्शनिंग वगैरह करना पड़ता है। वेंटिलेटर के जो पेशेंट वेंटिलेटर पर जो है उसको वेंटिलेटर की केयर दी जाती है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एज ए नर्स काम होता है। दवाइयाँ देना, कुछ सोने की दवाइयाँ देना, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ देना, कुछ आईवी फ्लूइड वगैरह देना, ये एज पर डॉक्टर ऑर्डर आप उसमें दवाइयाँ देते ही हैं। साथ ही साथ सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो काम होता है आईसीयू के अंदर, वो होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, और ये सबसे बड़ी टास्क भी होती है। मैंने कहा आईसीयू एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पाया जाता है, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया उसको तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, और उसकी वजह से पेशेंट दूसरा जो इस बीमारी का शिकार नहीं था वो भी हो जाएगा। हो सकता है पेशेंट के साथ में डॉक्टर और नर्सेज भी जो है हो जाए। हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे, एसेप्टिक टेक्निक्स का ध्यान रखेंगे, आइसोलेशन का प्रिकॉशन करेंगे, आप प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है पहनेंगे, और ऐसे ही आईसीयू के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना है आपको, प्रॉपर चार्ट होना चाहिए, इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है, दवाइयाँ कौन सी टाइम पे लगी है, केयर प्लान कैसे बनाए, ये सब चीज़ें जो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। साइकोलॉजी केयर यहाँ पर देनी है पेशेंट को। मानसिक रूप से अगर वो कॉन्शियस है तो, अनकॉन्शियस है तो उसमें जो है उसके पेशेंट के फैमिली मेम्बरों को जो है काउंसलिंग करनी है, इमोशनली सपोर्ट करना है। ये कुछ नॉर्मल सी कंडीशंस है जिनके दौरान पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, स्ट्रोक अगर किसी को हुआ हो, किसी का रेस्पिरेटरी फेल हो गया हो, सेप्टिक शॉक अगर किसी को हुआ है, किडनी अचानक से फेल हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, या फिर जहर वगैरह किसी ने खा लिया है, तो इस दौरान भी जो है पेशेंट आईसीयू में पहुंच सकता है। आईसीयू में रहने के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन और सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जब डॉक्टर और नर्सेज पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेने के बाद में उसकी सही से केयर नहीं करते हैं, प्रॉपर टाइम पर जो है सक्शन वगैरह नहीं करते हैं, तो वो पेशेंट जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का शिकार हो जाता है। ये कॉमन सी समस्या है जो आईसीयू में देखने को मिलती है। अगर पेशेंट की सही टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज नहीं की जाए तो वो बेड सोर का, प्रेशर सोर्स का शिकार हो जाता है। ये भी कॉमन सी समस्या है। सेप्सिस, पेशेंट को सेंट्रल लाइन, कई प्रकार के कैनुला वगैरह लगे हुए होते हैं, अगर आपने सही से ध्यान नहीं रखा तो उनके कारण जो है सेप्सिस, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन जैसी कंडीशन बन जाती है। पेशेंट कई दिनों तक बेड पे ही रिडन रहता है, बेहोश भी रहते हैं, तो जिसके कारण उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, मेडिकेशन एरर्स हो जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है आईसीयू सीसीयू के। इन्फेक्शन को कंट्रोल करना हमारा सबसे जो है बड़ा टास्क होता है, और हमको कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए अपन हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स, स्टेराइल प्रोसीजर टेक्निक्स, आइसोलेशन टेक्निक्स, रेगुलर इक्विपमेंट का स्टेरिलाइजेशन और बायोमेडिकल वेस्ट को सही से फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं क्रिटिकल केयर के दौरान, जिसमें आप एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, पेशेंट की जो ज़िंदगी जो है कई पेशेंटों की आईसीयू में ही ख़त्म हो जाती है, तो उस दौरान आप कैसे क्विक डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, आप पर ही डिपेंड करता है, तो उस दौरान ध्यान रखेंगे। डो नॉट रिससिटेट ऑर्डर, ऑर्गन डोनेशन से संबंधित क्या फॉर्म है, क्या प्लान है, वो सारी चीज़ें जो है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन लेना, विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट। कभी कभार ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि पेशेंट जो है वो कई दिनों से आईसीयू में है, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है, और फिर उसके बाद में उसके फैमिली का टेंडर जो है बिल भरने में असक्षम होते हैं, तो उस दौरान जो है पेशेंट के जो लाइफ सपोर्ट है उनको भी कब हटाना है, कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा डिसीजन जो है सोच समझ करके लेना होता है। एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं सीसीयू के, तो कॉम्प्लिकेशन जो है उसको जल्दी पता करना, मृत्यु दर को घटाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को सेव करना, और स्पेशलाइज केयर जो है पेशेंट को प्रदान करना। तो बच्चों, आज अपन ने जो है पढ़ा कि क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होता है, ये कैसे रोल निभाती है, और आजकल की मॉडर्न हेल्थ केयर जो है वो लाइफ सेविंग के लिए
किस प्रकार से सीरियस पेशेंटों का इलाज कर रही है, किस प्रकार से जो है एक टीम जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो कैसे जो है क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर जो है पेशेंट की देखभाल करती है और कैसे ज़िंदगी बचाती है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो ये आईसीयू है, सीसीयू है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये था क्रिटिकल केयर यूनिट जो आज अपन ने पढ़ा। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।